आफ्टर ऑल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का नफाज हो गया। 2025 में ये एक्ट बना था नाजायज़ कब्ज़ा खाली करवाने के लिए। तो कुछ अर्सा यानी आज से 3 माह पहले तक बड़े अच्छे तरीके से ये एक्ट चलता रहा और नाजायज़ काबज़ीन से जगह खाली करवा के उनके असल मालकान को दी जाती रही। लेकिन 3 माह पहले हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया इस एक्ट के ख़िलाफ़ और इस एक्ट के मुताबिक जो पहले काम कर रही थी कमेटियां उन्हें भी काम करने से रोक दिया गया। तो अब बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तमाम डिस्ट्रिक्ट को कि ट्रिब्यूनल कायम किए जाएं, एंटी लैंड माफिया ट्रिब्यूनल, और जजेस के नाम भी भेज दिए गए हैं। और तकरीबन 2 हफ्ते पहले से ये प्रोसेस चल रहा था। अब बाकायदा इन ट्रिब्यूनल ने काम शुरू कर दिया है। 9 तारीख से इन ट्रिब्यूनल ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। अब जो पहले था ये सारे इस तरह के केसेस, नाजायज़ कब्ज़े के केसेस, वो सीधा जाते थे कमेटी के पास जो कि जिसको हेड करता था ADCR और दीगर स्टाफ था। और जो एप्लीकेशन आती थी नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ तो एक कमेटी बैठती थी बाकायदा, उसमें रेवेन्यू स्टाफ को भी बुलाया जाता था। और जो बंदा ये क्लेम करता था कि उसका कब्ज़ा है और दूसरी पार्टी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, दोनों पार्टीज़ अपना मौक़िफ़ कमेटी के सामने रखते और नाजायज़ कब्ज़ा साबित होने पर फौरी तौर पे अमल दरामद होता और AC पटवारी गिरदावर मौके पे जाके असल मालिक को कब्ज़ा दिलवा देते। अब बाकायदा नोटिफिकेशन हो गया है। बहुत से लोग मुंतज़िर थे कि दोबारा से ये प्रोसेस शुरू हो। तो इसमें मज़ीद चीज़ें ये हैं कि जो केसेस पेंडिंग थे कमेटीज़ के पास वो तो वहीं रुक गए जब हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। वो सारे केसेस इस एक्ट के मुताबिक वो दोबारा ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो जज इस ट्रिब्यूनल के लिए अपॉइंट किए गए हैं उनकी कोर्ट में वो सारे केसेस चले जाएंगे। और एक और चीज़, अगर सिविल कोर्ट में नाजायज़ कब्ज़े का केस कोई चल रहा है, सूट फॉर पोजेशन, तो वहाँ एक एप्लीकेशन दी जाएगी और उस एप्लीकेशन के बाद वो केसेस भी जो स्पेशल जज है, जो ASJ को मुकर्रर किया गया है सेशन जज के अंडर, उसकी कोर्ट में ये भी चले जाएंगे और कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जहाँ पे वो रुकी हुई थी हाई कोर्ट के स्टे की वजह से। या हाई कोर्ट का स्टे ऐसा सूट फॉर पोजेशन की हद तक तो नहीं था, लेकिन वो जहाँ पर भी वो कार्रवाई चल रही होगी, लेट्स सपोज अगर एविडेंस हो चुकी है या इवन अगर एविडेंस हो चुकी है और फाइनल बहस के लिए था तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा ASJ को जो कि स्पेशल कोर्ट को हेड कर रहे हैं। तो ये पब्लिक के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि जैसे ही ASJ को ये कंप्लेंट की जाएगी, एप्लीकेशन दी जाएगी, तो फ़ौरन उसी दिन या विद इन 3 डेज़ वो कमेटी को मार्क करेगा वो केस कमेटी। फिर उसी तरह जिस तरह पहले वो इंक्वायरी करती थी बाकायदा कमेटी की मीटिंग्स होंगी और उसमें जिस तरह पहले होता था उसी तरह दोनों फ्रीकैन को बुलाया जाएगा और रेवेन्यू स्टाफ भी होगा। और जो क्लेम है उनके दोनों पार्टीज़ के, उसकी रोशनी में रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा सामने आ जाएगा कमेटी के सामने एक ही नशिस्त में, तो वो फैसला कर देंगे। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो नाजायज़ पोजेसर है, नाजायज़ कब्ज़ा होल्डर, अगर वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा परसिस्ट करे कि नहीं मैं नाजायज़ काबिज़ नहीं हूँ, तो कमेटी तो फैसला कर देगी, तो उसका केस भेज दिया जाएगा। अब यहाँ से जो स्पेशल जज है उस अदालत का काम शुरू होगा, तो केस भेज दिया जाएगा स्पेशल कोर्ट में। तो वो जिस तरह एक प्राइवेट कंप्लेंट पे कार्रवाई की जाती है वो प्रोसेस करेगी, वो केस चलेगा। लेकिन एक और बात, 1 माह के अंदर तो रिपोर्ट सबमिट करनी है कमेटी ने स्पेशल कोर्ट में। और जब अगर कमेटी ये रिकमेंड करती है कि जो इलीगल होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो वो कार्रवाई स्टार्ट होगी। और ये भी कि वो कार्रवाई 60 दिन के अंदर मुकम्मल करना होगी। टोटल टाइम है 90 डेज़। पहले दिन फाइल हुई कंप्लेंट, कमेटी के पास चलेगी, कमेटी ने विद इन मंथ उसे डिस्पोज ऑफ करना है, फिर अपनी रिकमेंडेशन को स्पेशल कोर्ट को भेजना है। अगर तो कमेटी सारी रिपोर्ट ये भेजती है कि सेटलमेंट हो गया या ये साबित हो गया है कि जो कंप्लेनेंट था प्रॉपर्टी उसी की थी और जो रिस्पोंडेंट था, डिफेंडेंट था या मसूल अलैह था उसका नाजायज़ कब्ज़ा था, तो उसमें एक और चीज़ है कि जब केस फाइनल होने लगता है कमेटी की हद तक, तो कमेटी
इलीगल पोजेसर को इन द एंड ऑफ दैट प्रोसेस ये ऑफर ज़रूर करती है कि वो वो इस चीज़ पे एडमिट कर ले कि वो नाजायज़ पोजेसर था, तो यहाँ पे केस ख़त्म कर देते हैं। अगर वो नहीं करता तो उसका केस ऑब्वियसली स्पेशल कोर्ट में भेजा जाएगा, जहाँ पे उसे 10 साल तक सज़ा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना। हर्जाना अलग बात है, जुर्माना जो जितना अरसा उसने प्रॉपर्टी नाजायज़ तौर पर होल्ड कर रखी थी और जितने बेनिफिट्स उसने लिए या जितना नुकसान एक्चुअल ओनर को पहुंचाया उसकी हद तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो अब होगा ये कि एक तो चले इसमें वकला का अमल दखल हो गया, पहले वकला का अमल दखल नहीं था, डायरेक्ट एप्लीकेशन दी जाती थी कमेटी के हेड को, जो कि डीसी को दी जाती थी, वो मार्क करता था एडीसीआर को। फिर ये कमेटी फॉर्म होती थी जिसमें पटवारी, गिरदावर, एसी, एडीसीआर, एडीसीजी ये तमाम लोग उस कमेटी में शामिल होते थे, हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर और हेडेड बाय एडीसीआर। तो उसमें तो डायरेक्ट कंप्लेंट की जाती थी, एडीसीआर को ज़्यादातर की जाती थी क्योंकि हेड यही करते थे, या इसी कोर्ट में इनिशिएट होती थी जो कंप्लेंट थी। फिर वो रिपोर्ट कॉल करते थे मुतलका डिपार्टमेंट से, ज़्यादातर ज़ाहिर रेवेन्यू के मैटर्स हैं तो पटवारी और गिरदावर और तहसीलदार को मार किए जाते थे। फिर उनकी रिपोर्ट वो भी बाइंडिंग थे कि विद इन 7 डेज रिपोर्ट वापस सबमिट करें एडीसीआर की कोर्ट में। तो फिर एडीसीआर की कोर्ट में जब ये एडीसीआर या एसी ये दोनों मुख्तलिफ तरह के मामला हैंडल करते थे, जैसे एडीसीआर के पास आती थी रिपोर्ट वो एसी को सेंड करता था, एसी वो सारी रिपोर्ट कमेटी को भेजता था, फिर कमेटी का एक मीटिंग होती थी और उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाता था। तो अब भी यही, अब क्योंकि उसमें वकीलों का अमल दखल नहीं था, कमेटी में बैठने की भी इजाज़त नहीं थी, वकला का इस हद तक अमल दखल ज़रूर था कि ज़ाहिर है जो पार्टी भी कंप्लेंट ही करती थी वकला से मशवरा तो करती थी, लेकिन वकला को वेरी स्ट्रेट वे कि फ़ीस तो उस तरह नहीं मिलती थी, क्योंकि फ़ीस तो वकीलों को मिलती है जब वो कोर्ट में पेश हों। ड्राफ्टिंग तो चले ऐसा इशू नहीं है, ड्राफ्टिंग तो वसीका नवीसों से भी करवाई जा सकती है, या अगर वकीलों से कंसल्टेशन की है तो वो उतनी फ़ीस तो नहीं मिलती जितनी कि केस कंडक्ट करने में है। तो इसके पीछे जो पहले कमेटी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लाहौर में वकला के लिए मसला तो था कि एक सोर्स था केसेस का, एक प्रपोजिशन का, वो सारा उनके हाथ से चला गया था। इस तरह के केसेस तो काफ़ी होते थे। इस तरह के केसेस पहले हम करते थे इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, अब ज़ाहिर है वो भी ख़त्म हो गया। इससे अब इस एक्ट के तहत जो मौजूदा है इसके तहत कार्रवाई होगी। तो दूसरा था कि सिविल कोर्ट में जाते थे, तो ये तो ख़त्म हो गया, अब सीधा कमेटी फ़ैसले करती थी और बड़े अच्छे फ़ैसले करती थी। तो बहरहाल वकला ने प्रोटेस्ट किया, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की, आलिया नीलम साहिबा से अपना मौक़िफ़ सामने रखा कि ये वकला के हाथ से तो निकल गया है, यानी वकला को तो फ़ीस नहीं मिलती। तो उन्होंने फौरी तौर पे स्टे दिया। यानी बैकग्राउंड में स्टोरी आपको बता रहा हूँ, कोर्ट में जो उस वक्त केसेस लगे हुए थे इसी तरह के इलीगल पोजेशन के, तो वो उनमें उन्होंने स्टे दिया। फिर फौरी तौर पे नल एंड वाइड इलीगल डिक्लेयर कर दिया जो पहले वाला एक्ट था, ओनरशिप प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, उसे भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो फिर बजाय इसके कि गवर्नमेंट फाइट करती, सुप्रीम कोर्ट में जाती या डीबी में जाती कि नहीं कमेटी के जरिए ये तमाम मामला हल होने चाहिए, गवर्नमेंट ने नई कानून साजी कर ली। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई, डीबी में क्यों नहीं गई? भाई हमारा प्रेशर था वकीलों का कि नई कानून साजी करें और उसमें वकला की भी गुंजाइश रखें, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक या हमारी ख्वाहिश के मुताबिक कह लें, तो उसी तरह की अमेंडमेंट कर दी गई। तो अब लायर्स के ज़रिए पिटिशन फाइल होगी स्पेशल कोर्ट में, एएसजे की कोर्ट में, विद इन 3 डेज से चले रिपोर्ट के लिए चली जाएगी वो फाइल। तो जब यहाँ पे प्रोसेस होगा कमेटी के अंडर भी, तो इसमें भी क्योंकि वकील ने फाइल किया पिटिशन, तो पहले तो इजाज़त नहीं थी वकील को कमेटी के सामने पेश होने की। अभी भी इस एक्ट में वाज़े तौर पे बयान नहीं हुआ कि वकील पेश हो सकता है, लेकिन जब फाइल वकीलों ने की होगी पिटिशन तो वो पेश भी हो सकते होंगे। अगर ना इजाज़त मिले तो वकील ऑब्वियसली इस पे जोर देंगे कि जब हम पिटिशनर के वकील हैं तो यहाँ क्यों नहीं पेश हो सकते। तो मोस्ट प्रॉबेबली वकीलों को कमेटी के सामने पेश होने की भी इजाज़त मिल जाएगी।
चलें, एक चीज़ तो ये हुई कि केसेस का डिसीजन जल्दी होना चाहिए और बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। तो ये डिसीजन विद इन 3 मंथ्स 90 डेज़ बड़ा अच्छा डिसीजन होगा। बहुत से केसेस फाइल होंगे, लेकिन इवन देन भी आप ये तो करें कि फिर भी डिले नहीं होगा। वो डिले किस लिए नहीं होगा? जो 1 माह के लिए रिपोर्ट के लिए कमेटी को केसेस भेजे जाते हैं स्पेशल जज की तरफ से, वो ज़ाहिर है 1 माह तो नहीं लेंगे, वो विद इन 15 डेज़ भी सारा डिसीजन ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो रिकमेंड करें कोर्ट, स्पेशल कोर्ट को कि ये इलीगल पोजेसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे केस उसके ख़िलाफ़ साबित हो चुका है और वो अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार भी नहीं है कि वो इलीगल पोजेसर साथ, तो इसके लिए उसके खिलाफ ये प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पे ये केस चलाया जाए। तो ज़्यादातर केसेस जो पहले भी कमेटी के पास आते थे वो सेटलमेंट हो जाती थी। जैसे ही पता चलता था इलीगल पोजेसर को कि अगर मैंने यहाँ पे कंसीड ना किया या सेटलमेंट ना की तो मेरे खिलाफ तो केस चलेगा, वो केस भी जल्दी डिसीजन होगा। वरना तो अगरचे अब उतना टाइम नहीं लगता केसेस को डिस्पोज ऑफ होने में, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता है। तो वहीं पे कमेटी केस ख़त्म कर देती थी, पोजेशन दे देती थी एक्चुअल ओनर को। तो अब भी ऐसा ही होगा, विद इन मंथ जो कमेटी जो सारी कार्रवाई करेगी उसमें इलीगल पोजेसर ऑब्वियसली उसका वकील भी होगा। तो किसी स्टेज पे जब ऐसी स्टेज आएगी तो उसे मशवरा यही दिया जाएगा कि अपने खिलाफ केस चलने से बचो और यहीं पे जो होता है हो जाए, वरना बाद में मसाइल होंगे। तो इन वे मैं कह रहा हूँ कि केस बहुत ज़्यादा भी हों तो जल्दी डिसीजन हो जाएंगे, विद इन मंथ ये डिसीजन हो जाएंगे। और जब विद इन मंथ स्पेशल कोर्ट के पास केस जाएगा तो उसके लिए भी फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ करना बड़ा आसान होगा। सामने सारी रिपोर्ट आई होगी, वहाँ पे रिकमेंडेशन आ चुकी होंगी कि इस केस में ये डिसीजन लिया जा चुका है। तो बहरहाल वेल एंड गुड। बहुत सी अब आखिरी बात, अब बेल जो बंदा वहाँ पे कंसीड नहीं करता, नाजायज़ पोजेसर, नाजायज़ कब्जा करने वाला शख्स, तो केस जब चलेगा, केस स्पेशल कोर्ट में चलेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, तो ज़मानत उसकी वहाँ से नहीं होगी, हाई कोर्ट से होगी। हाई कोर्ट से जाके ज़मानत करवाना बड़ा मुश्किल है और इस तरह के केसेस में ज़मानत होने का कोई चांस नहीं होगा। उससे अरेस्ट कर लिया जाएगा जैसे ही केस शुरू होगा। तो ज़मानत हाई कोर्ट से, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि ज़मानत इना में नहीं होगी कि हाई कोर्ट डायरेक्शन ही देगी, डायरेक्शन वैसे देती है। इसमें तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इतने दिन में केसेस डिसाइड हो जाएंगे, तो हाई कोर्ट यही कहेगी चले नहीं जाएँ, अब 60 डेज़ हैं तो इसमें को डिस्पोज ऑफ हो जाएगा केस। एनीवे ये सारी चीज़ें किस चीज़ का इजहार करती हैं कि 1 माह के अंदर कमेटी की हद तक केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाए करेंगे। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस थे, इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो उनके लिए बड़ी मुफीद होंगी और उन्हें याद भी हो गया होगा कि नाजायज़ कब्जा साबित होने पर 10 साल तक सज़ा, 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना, इन एडिशन टू हर्जाना, और ज़मानत हाई कोर्ट से होगी। तो मेरी अगर वीडियो कुछ ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर गई है तो इसमें आप देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे आप कह सकें कि ये बिला वजह थी, क्योंकि ये इस तरह की प्रपोजिशन है जिसे वकील भी समझना चाहते हैं, आम पब्लिक भी समझना चाहती है, इवन कोर्ट भी समझना चाहती है। तो इसलिए मैंने हर एंगल से ये वीडियो बनाई है कि कोर्ट की हद तक भी और जो कमेटी के हद तक, फिर जब केसेस रेफ़र किए जाएंगे, और जो रेवेन्यू स्टाफ है उसके हद तक भी जो भी वीडियो सुने उससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज इस वीडियो के बाद हो जाए। तो मेरा नाम है आरिफ करीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो मैं भी मुंतज़िर था कि जब केस चलना शुरू हुआ, हाई कोर्ट ने तो 2 माह पहले भी ये कह दिया था कि ठीक है, नोटिफिकेशन भेज दिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को कि बाकायदा स्पेशल कोर्ट्स कायम की जाए, जो कायम होगी। लेकिन एक जो फाइनल नोटिस था वो अब आया है 8 तारीख को। 9 तारीख से फिर शुरू हो गया काम, और 9 तारीख से क्योंकि हम मुंतज़िर थे केसेस फाइल होना शुरू हो चुके हैं। जो ये एक्ट है, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, इस 2025, इसके तहत प्राइवेट कंप्लेंट होगी, सेक्शन 7 है इसका, प्राइवेट कंप्लेंट होगी। तो
तो बाकी जो आम इंग्रेडिएंट्स हैं प्राइवेट कंप्लेंट के, वो उस वक्त होंगे जब केस दोबारा कमेटी से होकर स्पेशल जज के पास आएगा, फिर वो उसी तरह चलेगा, कर्सरी एविडेंस भी होगी वहाँ पे। लेकिन वो इसलिए भी कह सकते हैं कि वो इस तरह से नहीं भी होगी कि ऑलरेडी केस तो इस्टेब्लिश हो के जाएगा स्पेशल कोर्ट के पास, तो वो और भी ज़्यादा इसे जल्दी से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे टेलीफोन पे भी कर सकते हैं, टेलीफोन पे भी कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, या यहाँ कमेंट दें तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।